इसको देखेंगे। अरे यार कहाँ चला गया, कोई कुछ बोलो मत, हट जा रहा है। ऐसा हम लोग बचपन में करते थे ना, ऐसा कुछ हुआ, अरे तेरे बोलने से हो गया। चलो ये डीएनए हेलिक्स दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये डीएनए हेलिक्स दिख रहा है, ठीक है, डीएनए हेलिक्स दिख रहा है बेटा। अब यस इस, सर। है ना, यस सर। अब देखो ये इसका हम लोग कॉइलिंग कर रहे हैं, ये कॉइलिंग हो रहा है, ये कॉइलिंग हो रहा है। और मैंने आप लोगों को जब सेल बताया था उसमें बताया था कि डीएनए जो रहता है वो कॉइल्ड होता है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर में, ठीक है, बेसिक प्रोटीन, समझ आ रहा है, बेसिक प्रोटीन में। याद है क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन, याद आ रहा है ना, हिस्टोन प्रोटीन का कोर होता है, कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कितना हिस्टोन प्रोटीन से बनता है वो, 8 कितना होता है बेटा उसका कोर, कितने से बनता है, 8 सर। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, है ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनता है उसका कोर, ये दिख रहा है लिखा हुआ है, कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इन पूरे कोर को और डीएनए को एक साथ कंबाइन करता है हिस्टोन H1, ठीक है, H1 हिस्टोन, ये दिख रहा है ऐसा लकड़ी जैसा H1 हिस्टोन। तो ये जो डीएनए है ये पूरा हिस्टोन प्रोटीन, अब ये बेसिक प्रोटीन है बेटा, ठीक है, क्यों डीएनए क्या होता है, का क्या बताया सर, किसको कंबाइन करते हैं? ये हिस्टोन और डीएनए को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है ना यहाँ पर, ताकि वो स्टेबल रह सके, समझ आ रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये स्टेबल रह सके, ये डीएनए एंड हिस्टोन दोनों को कंबाइन करके एंड को मतलब सील फिक्स कर रहे कर, हैं। हाँ। तो ये एक प्रकार से उसकी जो कॉइलिंग है उसको वो वहां पर वो क्या कर रहा है, फिक्स कर दे रहा है, ठीक है, दैट इज H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन जो रहता है इट इज अ बेसिक प्रोटीन, और डीएनए जो रहता है मैंने क्या बताया अभी, ये एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है, एसिडिक। एसिडिक होता है। तो एसिडिक जो रहता है वो बेसिक प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स में कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल आएगा एंड 1 H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए का पैकिंग। अब ये जो डीएनए की पैकिंग है, ये डायग्राम आप सब देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, जी सर। ये जो डीएनए का जो पैकिंग आप देख रहे हो, तो ये माना जाता है कि करीब करीब 200 बेसिस वाला जो डीएनए का लेंथ है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ये अटैच होता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भैया एक हिस्टोन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितना डीएनए के बेसिस अटैच होंगे, मतलब 200। कितना लेंथ का उसमें डीएनए होगा या कितना डीएनए के बेसिस उसमें अटैच होते हैं, करीब करीब 200, करीब करीब 200, समझ आ रहा 200। बात, ठीक है। तो 200 में कितना पिच हो गया, 200 में कितना पिच हो गया, 20 पिच, 20 पिच ऑफ डीएनए, 20 पिच ऑफ डीएनए जो रहता है इसमें कॉइल्ड होगा। और हर एक पिच का जो लेंथ होता है वो कितना एनएम का होता है, 3.4 एनएम का होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने बेस 200 बेसिस हैं तो कितना लेंथ ऑफ डीएनए अटैच है हिस्टोन के साथ में, कई लोगों का दिमाग नहीं चल रहा होगा कैलकुलेशन में, मैथ्स वीक रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक हिस्टोन कॉम्प्लेक्स है उसमें कितना लेंथ का डीएनए अटैच है, तो क्या बताओगे? एक सेकंड। 68 नैनोमीटर। 68 एनएम का, नहीं समझ आया Yes, किसी sir. को? यस सर, आगे आया से सर। एक पिच है, पेन कॉपी पकड़े हो तो देख लो, एक पिच में 10 बेसिस होते हैं, एक पिच में 10 बेसिस होते हैं। बेटा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक पिच में 10 बेसिस होते हैं, समझ आ रहा बात? हाँ और एक हाँ। पिच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 3.4 एनएम। एक पिच का 3.4 एनएम होता है, ठीक, तो दो पिच का कितना होगा, 6.8 एनएम। और यहाँ पर कितना पिच ऑफ डीएनए है, 200 बेसिस मतलब 20 पिच, 20 पीस। और दो पिच का मैंने कितना बताया, 6.8 एनएम, तो 20 पिच का कितना होगा, 68 एनएम। 68 एनएम। नहीं समझ आ रहा तो मैं बाद में बता दूंगा, चलो इसको आया। देख लो पहले, आ गया है ना। आगे तो कई लोगों को नहीं समझ आया है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं हाइपोथेटिकली, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉइलिंग हो रही है बेटा, ये समझ आ गया, तो ऐसा बहुत जगह होगा, ये देखो ये देखो, तो मैंने बताया था आप लोगों को जैसे मोतियों की माला होती है,
है ना, जैसे Yes, ये sir. मोती है, ये बीच में रस्सी है, ये मोती है, बीच में रस्सी है, माला ऐसा है. बहुत सारा माला को ऐसा ऐसा और इसको और मरोड़ दो, उसको मरोड़ना समझते हो ना, और इसको ट्विस्ट Yes, कर दो, sir. तो ट्विस्ट करने के बाद आपको जो मिलेगा दैट इज क्रोमेटिड। ये क्या हो गया बेटा, और ट्विस्टिंग, एकदम हाईली ट्विस्टिंग करते जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। बहुत, और ये जो क्रोमेटिड है ना, ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमेटिड के बाहर पेलिकल की लेयर चढ़ेगी, मैंने आपको पिछले सेल के समय में बताया था, क्रोमेटिड के बाहर पेलिकल की लेयर चढ़ेगी, एक Yes, sir. प्रोटीनस लेयर, और ऐसा प्रोटीनस लेयर चढ़ेगा क्रोमेटिड के बाहर, और फिर क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, तो Chromosome. क्रोमोसोम कहलाएगा। Chromosome. समझ आ रहा बात। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए उसमें अटैच है बेटा, डीएनए इसमें कॉइल्ड है ना, हिस्टोन प्रोटीन में, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। Nucleosome. ठीक है, ध्यान रखेंगे, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से एकदम हाईली ट्विस्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उसको सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है, सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड दिख अच्छा. रहा है ना। बहुत सारे Yes. न्यूक्लियोसोम जो रहते हैं, दिख रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ में, और ट्विस्टिंग है, दिख रहा है आप लोगों को, एकदम एक दूसरे से और ट्विस्ट हो रहे हैं लोग, न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ और ट्विस्ट हो रहे हैं, उसको सोलिनॉइड बोलते हैं। सोलिनॉइड और ट्विस्ट होगा और फिर क्रोमेटिड बनता है। आप इमेजिन करो, अब देखो मैं आपको डायमेंशन समझाता हूँ, 2 nm का होता है बेटा इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम या फिर किनके 2 बीच nm। में? ये बेटा 2 डीएनए हेलिक्स के बीच में, ये 2 डीएनए जो स्ट्रैंड उसके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना बताया, 20 एंगस्ट्रॉम। हाँ, या 2 नैनोमीटर. हाँ सर. 20 एंगस्ट्रॉम और उसको 2 nm बोल सकते हैं ना, 20 हाँ, एंगस्ट्रॉम बोल और 2 सकते हैं. nm। ठीक है, तो 2 nm जो रहता है, जो उसका डिस्टेंस था, अब यहाँ पर देखो 10 nm का हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 30 nm का हो गया सोलिनॉइड, ठीक है। देन उसके बाद ये 300 nm की कॉइलिंग, और ये 700 nm की कॉइलिंग, और ये क्रोमोसोम जो रहता है इतना कॉइल्ड हो गया कि 1400 nm का हो गया ये। समझ आ रहा है, ठीक है, चलो क्लियर हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या बताया मैंने, डीएनए की पैकिंग कैसे होगी, डीएनए की पैकिंग होगी हिस्टोन में, हिस्टोन में पैकिंग होगी, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम की और पैकिंग होगी एक दूसरे के साथ में, एकदम हाईली ये लोग कंडेंस होते जाएंगे, कॉइल्ड होते जाएंगे, मरोड़ते जाएंगे एक दूसरे के साथ में, सोलिनॉइड एंड, और ऐसा हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिड बोलते हैं, एंड दे फॉर्म अ कंडेंस्ड पार्ट, दैट इज क्रोमोसोम। क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है जो घुमा रहा है यहाँ, यस सर. ठीक है, ठीक, चलिए। तो ये कुछ इस तरह का होगा न्यूक्लियोसोम, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये H1 हिस्टोन है जो कि ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स को डीएनए के साथ में ऐसा क्या कर रहा है, इसकी कॉइलिंग को यहाँ पर बाइंड करके रोक रहा है ताकि ये अनकॉइल्ड ना हो इसके ऊपर से, ठीक। देन ये बीडेड स्ट्रक्चर हो गया जो कि हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरीके का दिखता है, ये बीडेड दिख रहा है, ये बेटा ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है, न्यूक्लियोसोम. ठीक है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, रस्सी में छोटे छोटे गठान के जैसा दिख रहा है ना, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, यस सर. रस्सी में छोटे छोटे गठान के जैसा, ठीक, हम्म. बता दूं। यस सर. तो थोड़ा सा ये अगर हम समझ गए, क्लियर है, समझ गए नहीं यस समझे, सर. समझ गए सर. हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट में अगर हम जाएं, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भैया इसकी कॉइलिंग होगी, इसकी ऐसे कॉइलिंग होगी, कॉइलिंग होगी, तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर में अगर ऐसा हिस्टोन टिक दूं, यहाँ पर ऐसा ये हिस्टोन कर देता हूँ, ये ऐसा, और ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायग्राम बताया है ना, इससे अच्छा उसी में बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो रहता है उसमें कितना डीएनए का बेसिस होता है, तो 200 बेसिस, 200. 200 बेसिस अटैच रहेगा। देखो बेटा 10 बेस का एक पिच होता है, ठीक है, तो 200 बेसिस का कितना पिच हुआ, 10 20. बेस का एक पिच होगा, तो 200 बेसिस का 20 पिच होगा, ठीक है। और हर एक पिच कितना डिस्टेंस का होता है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो 3.4. 3.4, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.4,
20 पिच का मतलब होता है एक पिच 3.4 nm का होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 68 nm का हो गया। नहीं ठीक है, वन है सर। जिसको नहीं समझ आ रहा था उसके लिए है ये। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। यस सर। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम में है, ये जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, ये क्रोमेटिड दिख रहा है आप लोगों को। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं किसी से पूछूंगा, आप किसी एक जन से पूछना पड़ेगा। चलो बताओ भाई नासिर, इसमें कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं क्रोमोसोम में? एक क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर हो गया या दो? सर दो ना। क्यों तो होगा, डीएनए तो एक ही था। ये एक डीएनए की कॉइलिंग होकर ऐसा बन रहा है, दो कैसे होगा? कौन बताएगा? सर एस फेस नमीरा। हो गया है ना। बेटा क्रोमोसोम्स तभी होंगे जब वो सेल साइकिल स्टार्ट करेगा, ठीक है। हम लोग सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा, क्रोमोसोम तभी बनेगा ना। क्रोमोसोम अपीयर कब यस होता है? सर। क्रोमोसोम एम अपीयर, में। क्रोमोसोम अपीयर कब होगा? एम फेस, मेटाफेस में मेनली, एम। प्रोफेस लास्ट एंड मेटाफेस में, प्रोफेस लास्ट एंड मेटाफेस में, ठीक है। तो भैया प्रोफेस लास्ट या मेटाफेस ये कौन सा स्टेज है? इट इज द स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हाँ। होने के लिए क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम बनने से पहले डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन। ऑब्वियसली ये जो डीएनए है, कॉइलिंग करने से पहले ये डीएनए डबल हो जाएगा और किसी एक जगह पर अटैच रहेगा, जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते थे। कुछ याद आ रहा है सेल साइकिल का आप लोगों जी को? सर। तो ये जो यस। डीएनए कॉइलिंग तो हो रहा है, लेकिन ये सिस्टर डीएनए, सिस्टर क्रोमेटिड, रेप्लिकेटेड डीएनए की कॉइलिंग होती है। इसीलिए जब ये लोग क्रोमोसोम बनते हैं तो दो क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच रहते हैं एक सेंट्रोमियर के पोजीशन पर, इसलिए यहाँ पर दो क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। समझ आ रहा है? अब मैं सबको हटा रहा हूं और क्रोमेटिड का डिस्कशन करूंगा। हटा दूं? जी सर। चलिए, हाँ सेल डिवीजन का याद है कि नहीं याद है? याद है सर। याद है ना? याद है सर। चलिए, तो अब हम लोगों ने देखा भाई क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है, ये दो कैटेगरी का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन और दूसरा हेटेरो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यू का मतलब ट्रू, सबसे पहली बात, और हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो यू मतलब ट्रू, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो ये जो यू क्रोमेटिन, दैट इज ट्रू क्रोमेटिन। क्यों बोलते हैं ट्रू क्रोमेटिन? क्योंकि यही क्या होता है बेटा, मेनली एक्टिव होता है। ये एक्टिव होता है, इट इज एक्टिव, एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। समझ आ रहा है बात? ठीक, ये यू क्रोमेटिन एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि ये थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। तो लूजली पैक्ड होने के कारण क्या होता है, डीएनए जो है, भाई सीधी सी बात है, क्रोमेटिन क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिन? इट इज अ हाईली कॉइल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। डीएनए। डीएनए का ही हाईली यस। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए क्यों है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, या तो ऑफस्प्रिंग में, या तो कोई बोल सकते हैं बेटा प्रोटीन बनाएगा, हार्मोन, या फिर एंजाइम बनाएगा। समझ आ रहा बात? या तो अपना एक्सप्रेशन करेगा किसी भी फॉर्म में, प्रोटीन, हार्मोन, या फिर एंजाइम, ठीक। तो एंजाइम्स। हाँ ना, तो ये लूजली पैक्ड होने के कारण क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है। और ये हेटेरोक्रोमेटिन जो रहता है, ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ठीक है, क्योंकि ये हाईली टाइटली बॉन्डेड होता है। पैक्ड होता है। ये जो क्रोमेटिन है ये हाईली पैक्ड होता है, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज यूक्रोमेटिन, व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन, व्हिच ऑफ द हेटेरो फॉलोइंग। क्यों बोलते हैं सर? बेटा हेट्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो कॉइलिंग होती है, ठीक है, वो इसके जैसी नहीं होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें जो कॉइलिंग होती है, ठीक है, ये सिमिलर कॉइलिंग होगी, एक नॉर्मल कॉइलिंग होगी, उसमें डिफरेंट टाइप की कॉइलिंग होती है। और ऐसा कॉइलिंग होता है गठान, मतलब मान के चलो कई बार ऐसे एक रस्सी होता है ना, उसको ऐसा गठान बांधते हैं कि वो खुल नहीं पाता, तो वैसे ही टाइप की कॉइलिंग होती है और ये ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है। अच्छा ये पैकिंग के बेसिस पर ही होता है, इसका कैसी पैकिंग हो रही है, इसलिए उसको यू, दैट इज ट्रू। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप की कॉइलिंग होती है क्रोमेटिन की, इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन। और उसमें जो रीजन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं ना बेटा, वो भी उसमें डिफरेंट होते हैं। वो जीन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। वो जैसे कि हम सर लोगों ने देखा है, देखो हमारे पास जितने भी जीन होते हैं उसमें से बहुत ही कम जीन एक्सप्रेस करते हैं, बाकी जो जीन्स होते हैं या डीएनए का सेगमेंट होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो जो नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, वो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट्स में रहते हैं, ठीक है। वो ऐसा ब्लेंडिंग होता है, ऐसा कॉइलिंग होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कोडिंग जीन्स भी होते हैं उसमें। हाँ बोलो। सर ये अपने को माइक्रोस्कोप में दिखेगा कि कौन लूजली पैक है और कौन डेंसली पैक है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा बेटा ये। और ये ऐसा आप उसको ना स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पर लूजली है और कहाँ पर वो है। वो सिर्फ तभी समझ आएगा कि जो हिस्सा ट्रांसक्राइब कर रहा है और जो हिस्सा ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अच्छा माइक्रोस्कोप सर, से जो नहीं हाईली देखते। पैक्ड होगा वो अच्छे से विजिबल होगा ना? वो विजिबल होता है ना बेटा, स्टेनिंग करते हैं ना, ऐसे माइक्रोस्कोप से आप नॉर्मली नहीं देख सकते, तो उसको हेटेरो स्टेनिंग वाला किया अच्छे जाता से विजिबल होगा है। हाँ और यू हेट्रो वाला वाला अच्छे अच्छे से से विजिबल, विजिबल नहीं अच्छे से होगा? हाँ, क्योंकि वो हाईली पैक्ड है। हाईली पैक्ड है तो ज्यादा स्टेन होता है, स्टेनिंग ज्यादा होगी उसमें, ठीक है। और मॉलिक्यूलर बेसिस पर, मॉलिक्यूलर जो उसका फंक्शन होता है, मॉलिक्यूलर फंक्शन होता है, उसके बेसिस पर भी पता लगाया जाता है कि कौन सा रीजन हाईली एक्टिव है, कौन सा रीजन इनएक्टिव है, क्योंकि वहां पर फंक्शन हो रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाई मटेरियल डालते हैं, ऐसा डाई डालते हैं ऐसा। जब हम डाई मटेरियल डालेंगे तो कौन अच्छे से दिखेगा, क्लियरली विजिबल? हेट्रो वाला, ये हेट्रो वाला, वाला। ठीक है। जब हम डाई डालेंगे तो ये क्लियरली विजिबल होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप से आप उसको नहीं देख सकते बेटा, ठीक है। और जब हम यहाँ डाई डालेंगे तो क्या होगा, ये नॉट सो नॉट विजिबल। क्लियर, है ना। देन हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन से थोड़ा सा कम क्लियर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? सर क्रोमोसोम का तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता ना? क्रोमोसोम का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, क्रोमेटिड का होता है। क्रोमोसोम में ही तो क्रोमैटिड है ना? बेटा क्रोमेटिड तो डीएनए से ही क्रोमेटिन बन रहा है ना, तो जब क्रोमेटिड बनेगा तभी हमको समझ आएगा कि डीएनए का कौन सा हिस्सा हाईली एक्टिव है, कौन सा हिस्सा इनएक्टिव है। ऐसे आप डीएनए लंबा रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते, समझ रहे हो? अंदर का आंटी वो सर तो क्रोमोसोम तो नहीं बनना बाहर चाहिए ना? वो आंटी। क्या क्रोमोसोम? नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। बेटा क्रोमो ट्रांसक्रिप्शन जो रहता है वो डीएनए का फंक्शन है, क्रोमोसोम का नहीं है, ठीक है। ये तो कॉइलिंग होकर के क्रोमोसोम बन रहा है ना, कॉइलिंग होकर के क्रोमोसोम बन रहा है। अब ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम को कोई लेना देना नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं लेना देना है? क्रोमोसोम बनता क्यों है, क्यों बनता है क्रोमोसोम? डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन के लिए। तो उसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या है क्रोमोसोम का? मेन काम सेल क्या है डिवाइड। क्रोमोसोम का, बताओ? सेल डिवीजन। हाँ। मेन काम क्या है बताओ ना भाई? सेल डिवीजन है ना। तो बाकी दुनियादारी वो क्यों करेगा उस समय, समझ रहे हो?
उसको सर इसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करना है तो फिर सर ये पहले एम फेज में ही क्यों गया, उसको जाना ही नहीं चाहिए था, मतलब सेल साइकिल में क्यों गया वो? तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ कर रहा है भैया, वो कहाँ कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन? वो सेल साइकिल में क्यों जाता है? ताकि क्रोमोसोम्स जो है या फिर जो डीएनए का जो डबलिंग हुआ है उसको सही जगह पर भेज सके, नहीं तो ऐसे उलझा हुआ रहता है वो। तो बेटा होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब का कोई मतलब नहीं है, उसको खाली डिवाइड होना है, समझ आ रहा है? फिर जैसे ही वो नॉर्मल सेल में जाएगा तब नॉर्मल सेल का फंक्शन स्टार्ट होगा। नॉर्मल सेल में जाएगा जब वो अनकॉइल्ड होता है, अनकॉइल्ड होगा देन उसके बाद डीएनए जो रहता है ना, वो हिस्सा जो एक्टिव है वो अपना काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ठीक है, वो एम फेज में क्यों जाएगा भैया? उसको अब कॉइलिंग करना है, उसको और दूसरा काम थोड़ी ना करना है। कॉइलिंग क्यों करना है? ताकि वो सेपरेट हो सके। सिर्फ इसीलिए कॉइलिंग होती है कि सेल डिवीजन के समय जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, नहीं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे हम? समझ रहे बात को? 46 डीएनए के लंबे लंबे थ्रेड को एक साथ मिला दो और बोलो अलग अलग करो, तो कैसे पॉसिबल है? मैं आपको 46 जो पतंग उड़ाने वाली चक्री के धागा को निकाल दूं, 46 चक्री के धागा को निकाल के मैं एक साथ गुच्छा आपको दे दूं और मैं बोलूं बेटा 23 धागा को इधर करो, 23 इधर करो, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो जब आप नहीं कर पाओगे तो सेल कैसे करेगा? तो सेल को क्या करना पड़ेगा? पहले हर एक धागे को एक एक चक्री में लपेट दो, देन 23 चक्री इधर कर दो, 23 चक्री इधर कर दो, खत्म। अब एक चीज बताओ, जब आप धागे को चक्री में लपेटते हो तो आप पतंग उड़ाते हो क्या उस धागे से? नहीं उड़ाते हो। कैसे उड़ाओगे? आप धागा को लपेट रहे हो तो पतंग कैसे उड़ाओगे उससे? वो तो पूरा चक्री में आ गया ना। लपेटने के बाद लपेटने के बाद कैसे आप धागा क्या बोलते हैं, पतंग उड़ा सकते हो? तो अगर आपको पतंग उड़ाना है, कोई फंक्शन करना है, तो फिर से चक्री से धागा को निकालना पड़ता है, तभी तो आप उसका काम ले पाओगे। तो वैसे ही कॉइलिंग होने के बाद तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, देन अनकॉइल्ड होने के बाद फिर से वो सेल में काम करेगा। तो जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो इसमें आप ये नहीं देखते हो, ऐसा क्रोमोसोम नहीं देखते हो। क्या देखते हो? बस ऐसा। ये क्या है? इट इज अनकॉइल्ड डीएनए। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो। सर आप हाँ जो 2.2 मीटर बता रहे थे लेंथ डीएनए की, हाँ वो पूरी डीएनए की लेंथ है ना? आप और बताओ। कितने डीएनए होते हैं? सिर्फ एक ही डीएनए होता है हमारे पास और वही डीएनए अलग अलग सेल्स में जाते हैं? एक डीएनए कैसे होगा बेटा? जितने वो क्रोमोसोम मेरे को उतने कभी डीएनए। समझ नहीं। अरे नहीं बाबा नहीं वैसा ये नहीं। एक, इधर देखो, ये एक डीएनए है, हाँ। ये एक डीएनए है, इसकी कॉइलिंग हो रही है। हम्म, ये कितना क्रोमोसोम बना? हम्म, एक क्रोमोसोम। एक 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 ऐसे ही 26 सॉरी ऐसे ही 46 डीएनए होते हैं और हर एक सिर्फ डीएनए का 46 लेंथ, डीएनए? हाँ हर एक डीएनए एक क्रोमोसोम बनाएगा बेटा। रेप्लिकेट होगा वो हाँ। अलग चीज है, बट रेप्लिकेशन को अगर मैं ना लूं, हर एक डीएनए एक क्रोमोसोम बनाएगा। फिर जैसे ये एक क्रोमोसोम है, फिर से अनकॉइल्ड होगा और एक डीएनए बनेगा। तो अगर अच्छा। अगर आप देखोगे तो भाई 2.2 मीटर वाले कितने हाईली कॉइल्ड सॉरी कितने डीएनए फिर हमारे सेल में? 46 46 है, खत्म। 46। तो ये पूरा यस जो सर। 46 डीएनए ना उसका लेंथ की बात नहीं करते हैं, एक पूरा डीएनए की। 46 डीएनए की लेंथ की बात नहीं, एक ही डीएनए का। और ऐसे कितने डीएनए हमारे सेल में? 46 डीएनए। कितने क्रोमोसोम में? 46 क्रोमोसोम होते हैं और हर एक हाँ। क्रोमोसोम में 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो आप इमेजिन यस सर। करो, हमारे हमारे पास जो सेल हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल 10⁻26 होते हैं एस्टिमेटेड। इसमें से आरबीसी का नंबर लगभग लगभग इसका आधा होता है। तो अगर हम बाकी नॉर्मल सेल की बात करें तो 10⁻13 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये अदर सेल। अब आप इमेजिन करो 10⁻13 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻13
मल्टीप्लाइड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 मीटर। कर लो इसको कैलकुलेशन, करो। सर हाँ 10 की पावर 13 अदर सेल्स हैं जिसमें डीएनए होता है, हाँ ऐसा? हाँ, ये हमारी बॉडी का एस्टिमेटेड सेल का नंबर है। और एक सेल में एक सेल में 2 डीएनए, एक डीएनए। अरे एक सेल में 46 होगा ना भाई डीएनए, एक सेल में एक 46 सेल में होगा। ही 46 है अपने पास। अरे कैसे तुम लोग करते हो, समझ नहीं आता। ये एक सेल है, इसमें कितना क्रोमोसोम होता है? कितना क्रोमोसोम होता है? 46 होता है ना। तो 46 हाँ डीएनए होता है, हर एक डीएनए का एक क्रोमोसोम बनता है, बताया था ना। सर इन लोग हाँ, इतने ये छोटे कैसे हो जाते हैं? भगवान की ये सब दया। सुपर कॉइलिंग है बेटा, सुपर बहुत डुपर कॉइलिंग। छोटा। पहले ये एस्टिमेटेड लगाओ, पहले ये एस्टिमेट हाँ करो सर, ये एक कितना सेकंड होगा, से। ये कितना होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करो। एक सेकंड सर। अरे 92 प्लस 9.2 करो ना यार। 101 1 2 92 10 प्लस 9.2 करो ना। 101.2 into 10 की 1 पावर 13। 2 अब इसको, अब आप 10 कर दो तो 10 टू पावर ऑफ 14 हो जाएगा। हाँ 10.12 ये into मीटर है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 ना, तो इसको 1000 ले लो, 10 to the power 12। ठीक है। तो ये किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया है ना, ये 1 किलोमीटर हो गया। ये 1 into 10 पावर ऑफ 12 किलोमीटर। चांद की दूरी कितनी है यहाँ से? है 6400 किलोमीटर है ना। कितना है चांद की दूरी? मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो देख लेना बाद में। मतलब उससे भी ज्यादा है, ऐसे बोलने का मतलब। 2 बार नाप लेते हैं बेटा, इतना डीएनए का लेंथ होता है। वाह समझे? वाह, समझ गए? क्या? यस सर। चलो, तो हमारे बॉडी में इतना डीएनए है, इतना इसका लेंथ है कि हम चांद को आराम से नाप सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर निकाल के सीढ़ी बना लें क्या, नहीं। चलो 2 बार नाप क्या हटा रहा हूँ इसको मैं। चलो चलो, ये सब ऐसे ही है, फालतू है। चलो देन आगे देखते हैं बेटा, नया टॉपिक, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है। ये नॉइज बहुत आ रहा है, बीच में बंद कर दिया करो। ठीक है एशलिन, यस सर। वेदांशु, यस सर। हंसिका, समझ आ रहा है ये डीएनए वीएनए कैसे कैसे रहता है? आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है, बहुत 0 लेवल का भी है ना। कई लोगों को वो भी नहीं पता था सच में कि एक क्रोमोसोम एक डीएनए, ये सब भी कंफ्यूजन रहता है। सब मेरे को कंफ्यूजन होती थी हमेशा ये, वो होता है, कोई बात नहीं। बहुत लोगों को तो मैं बहुत कुछ, पूछी भी फिर आज। बहुत लोगों को बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है, कई लोग पूछते भी नहीं है शर्म के मारे। जैसे जानो मानो उसको, उसका नाम हम लोग पेपर में छपवा देंगे। सर वही अरे ना, बचपन में पूछे नहीं थे अरे इसलिए अभी इसको ये तक नहीं समझ आता, नहीं आया। अरे इसको ये नहीं आता, छी छी छी, भले उसको नहीं आता होगा, अच्छी क्या क्वेश्चन पूछा, भले उसको नहीं उससे आता घटिया। तो नहीं अरे क्या करना है भाई किसी से। चलो देन उसके बाद देखते हैं बेटा, एक नया टॉपिक है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक ये सिर्फ मटेरियल। एक हेडिंग है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये सिर्फ एक हेडिंग है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो आप लोगों ने तो सारा सर्च करके बैठा है, आपको सबको, आप सभी को मालूम है डीएनए क्या, आरएनए क्या है, ये सब दुनियादारी क्या है। बट उस जमाने में
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये पता लगाना बहुत मुश्किल चीज था। क्यों? माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था। समझ आ रहा बात? तो लोग ये सोचते थे कि क्या है भाई, हो सकता है कि कोई प्रोटीन ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है और अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम था कि क्या प्रोटीन है। फिर किसी को लगता था आरएनए हो सकता है, किसी को लगता था डीएनए। मतलब किसी को कुछ क्लियर नहीं था कि आरएनए है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल किसी को क्लियर नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एफ ग्रिफिथ। इन्होंने एक, फेड्रिक, है ना, एक साइंटिस्ट है एफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम एग्जाम में आता है, क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मिंग। अब ये बहुत आसान है, किसी को नहीं मालूम है तो बताओ, फिर मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर सबको मालूम है तो फिर अपन मालूम है इसको सर, जल्दी कर। चूहा वाला। मालूम है सबको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? यस सर। यस सर। देखो एक छोटा सा उससे बता देते हैं। ये चूहा है, ठीक है, चूहे में ऐसा क्या किया गया, इंजेक्शन लगाया गया चूहे को, ठीक है, चूहे को इंजेक्शन लगाया गया, ठीक। तो ये जो इंजेक्शन था, ये दो टाइप का इंजेक्शन था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें निमोनिया के बैक्टीरिया थे, निमोकॉकस बैक्टीरिया। निमोकॉकस बैक्टीरिया जो रहता है वो दो कैटेगरी का होता है, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो बैक्टीरिया है वो दो कैटेगरी का है, एक आर स्ट्रेन है और एक एस स्ट्रेन है। इन दोनों में क्या खासियत है कि एक डिसीज कॉज करेगा, एक डिसीज कॉज नहीं करेगा। मतलब जो निमोकोकस बैक्टीरिया है वो एक डिसीज कॉज करेगा और दूसरा जो स्ट्रेन है, दूसरी जो वैरायटी है वो डिसीज कॉज नहीं करेगा। तो कौन सा डिसीज कॉज करेगा, सॉरी, कौन सा डिसीज कॉज करेगा? कॉज डिसीजेस, है ना। और ये नो डिसीज, ये कोई डिसीज नहीं करेगा। आर स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? रफ स्ट्रेन, ठीक है। एस स्ट्रेन को एस स्ट्रेन क्यों बोलते हैं? स्मूथ स्ट्रेन। क्यों स्मूथ बोलते हैं? क्योंकि हो बहुत नॉइस है। क्यों इसमें कुछ नहीं क्यों होता। बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या नहीं होता, म्यूकस, है ना, कोटिंग नहीं होती। है ना, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं होती। सॉरी, स्मूथ क्यों होता है? इसमें म्यूकस, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसमें नहीं होगी और इसमें होगी। ये मैं ऐसा राइट एंड रॉन्ग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्मूथ वाले में, स्मूथ मतलब एकदम स्लीपरी, ओहो, बोर्ड। ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। जी सर। चलो, तो ये एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, एस स्मूथ बिकॉज ऑफ म्यूकस पॉलीसेकेराइड, आर रफ दैट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ म्यूकस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इतना क्लियर है ना। इसमें अपन बहुत ज्यादा एक एक चीज नहीं बताऊंगा, ये बहुत इजी चीज है। तो आगे देखेंगे। अब ये जो, अब मैं लिखूंगा आर या फिर एस, तो मान के चलते हैं कि ये जो है ये आर स्ट्रेन वाला है ना। और ये जो माइस है इसको मैं कौन सा वाला लगाऊंगा, कौन सा इंजेक्शन लगाऊंगा? एस स्ट्रेन वाला, ठीक है। आर फॉर आर स्ट्रेन, एस फॉर एस स्ट्रेन। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है ना, ध्यान रखेंगे। कई लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आता है कई बार, तो पूछ लिया करो बेटा, कई वजह से नहीं समझ आता है तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखता हूँ। तो अगर जैसे ये होगा ये लाइव रहेगा और ये इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिसीज कॉज करेगा। एस स्ट्रेन मैंने बताया डिसीज कॉजिंग है, ठीक है। और ये क्या करेगा, डिसीज कॉज करेगा तो चूहे की डेथ हो जाएगी। समझ आया बात? क्लियर है? अब इससे क्या जी फर्क सर। पड़ा, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा?
अब इसने क्या किया कि बैक्टीरिया को हीट किया, हीट करने से उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीनेचुरेशन होगा। हीट करने से आपको मालूम है डीएनए का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है। क्लियर है? तो हीट करने के बाद जब डाला गया दोनों स्ट्रेन को तो क्या होगा, दोनों जिंदा है। अब देखो बेटा, मैं हीट करके डाल रहा हूं, हीट किल्ड आर, है ना, और हीट किल्ड एस। ये दोनों को चूहे में डालूंगा तो दोनों लाइव होगा। इधर देखो, हीट किल्ड एस, दोनों को चूहे में डालूंगा तो दोनों लाइव होगा। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि भैया डीएनए का डीनेचुरेशन हो गया है। समझ आ रहा बात, है ना? और जो उसका जो प्रोटीन कोट है भैया, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी भी डेथ हो गई है। किसकी? बैक्टीरिया का। भाई बैक्टीरिया के पास क्या रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और उसका जेनेटिक मटेरियल। हाँ, समझ आ रहा बात? तो हीटिंग करने से ये भी गया, ये भी गया, हीटिंग करने से ये भी गया और ये भी गया। तो भैया जब गया ये तो ऐसे भी इससे तो मर ही नहीं रहा था, इससे मर रहा था, लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को हम लोगों ने गर्म किया तो उसका डीएनए तो गया ही गया, डीनेचुरेशन हुआ, साथ में उसका जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है वो उसका भी डीनेचुरेशन होगा, वो भी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है? तो अब ये जो बैक्टीरिया है ये ठीक वैसे ही है ना बेटा, जैसे कि बरसात के समय में बोला जाए, जैसे घर में फिल्टर नहीं है, क्या करते हैं फिर बरसात के टाइम पे जो नगर निगम का जो नल आता है, क्यों करते हैं गर्म? बरसात के टाइम पे मर जाए। हाँ, ताकि जो भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया है भैया, वो गर्म से मर जाए, है ना, गर्म से मर जाए, और जो हम पानी पिएंगे उससे हम बीमार ना पड़े। ये ठीक वही प्रोसेस है कि इनको गर्म करके डाल दिया गया तो बैक्टीरिया मरा हुआ था, ये बैक्टीरिया मरा हुआ था। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं दूसरा पार्ट बताऊं इसका। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो अब हम देखते हैं। हाँ हाँ सर, ये जो नीचे वाला आपने सेकेंड वाला बनाया है उसमें एक में एस को किल करके डाले और एक में आर को किल करके डाले ना? हाँ बेटा, इसको आप किल करके डालो या ऐसे ही डालो, ये तो मरने वाला नहीं है ना वैसे भी। हाँ, जिंदा रहेगा। यस भाई आर तो डिसीज कॉज नहीं कर रहा है ना, तो आप इसको भी डालोगे तो भी वही फर्क पड़ेगा, और हीट करके नहीं डालोगे तो भी वही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मरना तो है नहीं चूहे को। ये जिंदा रहेगा एस वाला तो जरूर डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर हीट किल्ड करके डालोगे तो वो जिंदा रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि लाइव आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन। जिंदा है, ये मरा हुआ है और ये जिंदा है, तो चूहा जिंदा है। तो इसको अगर हम इंजेक्ट करेंगे, है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे इसका आंसर, इंजेक्ट करेंगे माइस में। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे माइस में। ठीक, तो अब माइस जो रहता है, चूहा जो है वो जिंदा है, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएंगे कि ऐसा कमाल क्यों हो गया। सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये डेथ होगा इसका। अब इस ऐसा कमाल क्यों हो गया, मैं जिस पूछूंगा, देखो डेथ हो गया ना, ये जिंदा आर स्ट्रेन कुछ करता है क्या? नहीं। नहीं। हीट किल्ड एस स्ट्रेन कुछ कर पाता है क्या? नहीं सर। भैया हीट किल्ड है तो बैक्टीरिया तो मर गया ना, तो फिर ये लाइव ही रहेगा चूहा, और आर डालेंगे तो भी लाइव रहेगा। लेकिन लाइव आर अगर हम इंडिविजुअल डालें तो लाइव रहेगा, हीट किल्ड स्ट्रेन इंडिविजुअल डाल रहे हैं तो चूहा मरेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया, मरा हुआ बैक्टीरिया को डाल रहे हैं, हीट किल्ड को डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लाइव आर स्ट्रेन को डाल रहे हैं जो कभी कुछ नहीं करता था, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिससे कि चूहे को कुछ नहीं होता था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डालने से
चूहे की डेथ हो गई। तो ये डेथ क्यों हुआ वही मैं जानना चाह रहा हूँ। चलो कौन बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा बता। चलो बताओ भाई, जागृति, जागृति, जागृति। ट्रांसफॉर्म होंगे किस में बेटा? जो लाइव आर स्ट्रेन थे उसके डीएनए। क्यों बेटा? बताओ भाई आयुष, क्या हो सर रहा है? आर वाला जो है एस का डीएनए को ले लेता है। तो ये तो मर गया था क्या? थोड़ा बहुत डीएनए बाकी होगा उसको। कैसे भाई? डीएनए का तो डीनेचुरेशन हो गया ना, हीट किल डाल रहे हैं ना, हीट किल्ड स्ट्रेन को डाल रहे हैं। पता नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, सब अपना अपना आंसर देंगे। मैं एक चीज बस सुनना चाहता, साक्षी बताएगी। चलो साक्षी नहीं बताना चाहती। नासिर बताओ। सर नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं। चलो मोरिना, मोरिना बहुत दिन बाद आ रही हो क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर, इसी खुशी में रोज आते हो तो। सर उससे कुछ ट्रांसफर हुआ उसके मरने के बाद भी, तो उससे वो मर तो गया। क्या ट्रांसफर हुआ? किसका कहाँ ट्रांसफर हुआ? वही जेनेटिक मटेरियल। किसका जेनेटिक मटेरियल? इसका इसके में गया कि इसका इसके में गया? एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में गया। तो ये तो हीट किल्ड है ना, तो इसका तो आप क्या बोलते हैं, गर्म करके डालोगे तो डीएनए का भी तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। चलो बताओ भाई, नमीरा, अंकिता साहू। सर जो एस वाला है ना उसका डीएनए जाके आर वाले में चिपक जाएगा। चिपक जाएगा? अच्छा बताओ भाई विदिता। नहीं पता सर, सोच में पड़ गई। अंकिता सोनी। सर डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन जाएगा आर स्ट्रेन में। तो इसका तो डीनेचुरेशन हो गया ना बेटा, हीट सर किल्ड है ना। डीएनए हाँ हीट किल है, लेकिन डीएनए का भी वो नहीं होता, मतलब चलो सर कुछ हद तक जा रहे हो। बताओ भाई संस्कार। सर डीएनए कभी मरता नहीं है। संस्कार। डीएनए का रीनेचुरेशन हो गया सर। बेटा डीएनए का जैसे ही देखो, सीधी सी बात है, चूहे के बॉडी में जब जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा उसको। जैसे ही चूहे के बॉडी में डालेंगे, ये हीट किल्ड है, डीनेचर्ड हो चुका है ना, तो हीट किल्ड डीनेचर्ड हो चुका है। बैक्टीरिया का जो आउटर कोट है और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, ये तो खत्म हो गया, मर गया। लेकिन जो डीएनए जो डीनेचर हुआ था, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे, अब ये क्या होगा, जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा रीनेचुरेशन होगा। रीनेचुरेशन होगा, फिर डीएनए जो रहता है वो नॉर्मल आ जाएगा इसकी बॉडी में। और क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा और क्या होगा, ये जो डीएनए है वो, ये जो डीएनए है इसका, ये क्या है बेटा, खतरनाक डीएनए है ना। तो ये जो डीएनए है क्या करेगा, ये आर स्ट्रेन वाला जो लिविंग बैक्टीरिया है, ठीक है, इधर देखेंगे, ये जो लिविंग बैक्टीरिया है ना, यहाँ पर ये हिट किल, तो ये इसका जो डीएनए है ये कहाँ चले जाएगा, इसके बॉडी में चले जाएगा, किसके, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया की बॉडी में चले जाएगा। और फिर ये जो डीएनए है ये क्या बनाएगा बेटा, ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा, जिससे कि माइस में म्यूकस पॉलीसेकेराइड का सिक्रीशन बढ़ेगा, टॉक्सिक हो जाएगा और फिर उसको निमोनिया हो जाएगा चूहे को, और फिर चूहे की डेथ हो जाएगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना, होता क्या है कि डीएनए जो रहता है, जब भी आप उसको अलग करोगे वो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा टेम्परेचर के लोअर होने से। ये मैंने आप लोगों को पीसीआर के समय समझाया था, याद है आप लोगों को, पीसीआर के समय मैंने बताया था डीएनए को अलग अलग करना है टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के हम डीएनए को अलग अलग करते हैं, और टेम्परेचर हमको बढ़ा के ही रखना पड़ता है पीसीआर करने के लिए। क्यों? उस समय मैंने आपको यही चीज समझाया था कि जैसे ही टेम्परेचर आप कम करोगे डीएनए वापस रीनेचुरेशन पे आ जाएगा। समझ आ रहा बात, क्योंकि ये स्टेबल होता है, आरएनए के साथ में ये चीजें नहीं होती है। तो यहाँ से इन्होंने क्या देखा भाई कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या हो सकता है,
ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, और स्टेबल होता है। टेम्परेचर नॉर्मल करने से ये फिर से रीनेचुरेशन होगा और डीएनए ट्रांसफर होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, ठीक है, समझ आ रहा बात। लेकिन ग्रिफिथ को ये नहीं समझ आया कि भाई ये हो क्या रहा है ट्रांसफर। ये तो समझ आ गया है कि जरूर इसके अंदर कुछ है जेनेटिक मटेरियल जो हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन से यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है नॉर्मल कंडीशन मिलते ही, लेकिन ये है क्या चीज, ये उनको उस समय नहीं समझ आया। तो इसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है कि भाई वो प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है, मैंने तो आपको बता दिया कि ये डीएनए जा रहा है, बट ग्रिफिथ को उतना क्लियर नहीं हुआ कि ये डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। उसको बस ये समझ आ गया कि जरूर कोई जेनेटिक मटेरियल है जो एक से दूसरे में जा सकता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को। फिर इसका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको परफॉर्म किया। इसी को बेस बना के 3 साइंटिस्ट ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को बेस बना के फिर से क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। ये जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, समझ आ रहा बात, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है इसी को बेस बना करके उन्होंने एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, ये जानने के लिए कि भाई ये क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि ये क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है। आपको तो मालूम है, बट उसको उस समय नहीं मालूम था। हटा दूं इसको? यस सर। देख लो अच्छे से। सर एस का पूरा डीएनए आर में जाएगा? हाँ बेटा। सर कितना जैसे सारा होता है उसमें रिट्रोवायरस में होता है कि अपना वाला डीएनए दूसरे में चिपका देता है, तो वैसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए हटा दो इसको। सर हाँ तो हाँ, आर बोलो। और एस बैक्टीरिया में हाँ सिर्फ उनके कोड पे ही डिफरेंस होता है जिससे वो विरुलेंट और नॉन विरुलेंट होता है? हाँ, उसका जो सेल वॉल होता है ना, उसी का ही डिफरेंस होता है, वायरलेंट और नॉन वायरलेंट। वो लोग क्या बनाते हैं, इवन बेटा जो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लोग टॉक्सिन बनाते हैं, है ना, और उनका जो कोट होता है वो उनको बचाता है। कई बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो कोट होता है, आउटर जो कोट होता है, कवरिंग, ठीक है, उसके बेसिस पर भी हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो उसका कई जो आउटर कोट होता है वो स्टेनिंग होता है, तो ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। और बैक्टीरिया का आउटर कोट स्टेन नहीं होता, वो ग्राम नेगेटिव होता है, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो उसका जो कोट होता है वो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी सिक्रीट करता है, जो सेल वॉल होता है उससे टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट होता है। तो उसके बेसिस पर वो बैक्टीरिया कितना हार्मफुल है या कम हार्मफुल है वो देखा जाता है, ठीक है। चलो सर तो बट ऐसा कहा जाता है ना कि जो ग्राम नेगेटिव है वो ज्यादा हार्मफुल होता है? हाँ, ऐसा नहीं बेटा, ग्राम पॉजिटिव भी हार्मफुल होता है। ग्राम लेकिन नेगेटिव मोस्टली ग्राम ग्राम पॉजिटिव सब नेगेटिव अलग। वाले ना डेंजरस होते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। वो सब प्रोटीन जो बनाते हैं ना बेटा, वो लोग जो प्रोटीन बनाते हैं ना उसके बेसिस पर है। ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव किस बेसिस पर है, ये उसका जो सेल वॉल है वो स्टेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर है। ऐसा तो नहीं है ग्राम कि नेगेटिव का नहीं होगा स्टेनिंग? हाँ, उसमें स्टेनिंग नहीं होता है ना। यानी और उसमें सेल वॉल नहीं है? अरे भाई, उसमें सेल वॉल जो है उसमें जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो रहता है एक स्पेसिफिक जो डाई मटेरियल होता है ना, उसके साथ वो रिएक्टिव नहीं होता है, बस ऐसा है, ठीक है। बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग किया जाता है ना, जो ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो उसने एक डाई मटेरियल बनाया तो उसको ग्राम स्टेन बोलते हैं। वो ग्राम स्टेन से जो स्टेन होता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया उसने। और जो स्टेनिंग होती है वो कुल मिला के जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो उस डाई मटेरियल को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्ट कर गया तो वो कलर्ड दिखता है, और जो रिएक्ट नहीं किया वो कलर नहीं दिखता है। बस इसलिए ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खतरनाक है वो पॉजिटिव है, जो नहीं है वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। वो स्टेनिंग के बेसिस पर बोलते हैं उसको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखेंगे ग्रिफिथ ने, है ना, एफ ग्रिफिथ ने क्या बताया कि कुछ है, क्या बोला मैंने, कि समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, ठीक है। तो ग्रिफिथ के बाद बहुत सारे लोगों ने
ये जो समथिंग है उसको प्रोटीन समझा। मे बी दे आर प्रोटीन, मे बी दे आर प्रोटीन, ठीक है। मे बी दे आर आरएनए ऑल्सो, ठीक है। बट किसी को नहीं पता था कि वो डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन है। जैसे मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट बताने से पहले बताया था कि किसी को नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो समथिंग ट्रांसफर हो रहा है, बट वो समथिंग में भी प्रोटीन हो सकता है, ये सभी लोगों के दिमाग में था। तो फिर 3 साइंटिस्ट है, क्या क्या, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ठीक है। फिर 3 साइंटिस्ट है, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ठीक है। ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया है, इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया है उसमें उन्होंने कुछ एंजाइम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर इस बैक्टीरिया में प्रोटीनेज डालें तो क्या होगा, प्रोटीनेज डालेंगे तो क्या होगा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। यस सर। प्रोटीनेज डालेंगे तो जो भी प्रोटीन अगर ट्रांसफर हो रहा है, हमको नहीं मालूम क्या ट्रांसफर हो रहा है, समझ आ रहा है बात आप लोगों को, हमको नहीं Yes, sir. मालूम कि यहाँ से यहाँ क्या ट्रांसफर हो रहा है। मे बी वो प्रोटीन हो सकता है, मे बी वो प्रोटीन हो सकता है, मे बी वो आरएनए हो सकता है, मे बी वो डीएनए हो सकता है, नहीं मालूम हमको क्या है, ठीक है। समझ आ रहा बात, ठीक है। और करके लिख देते हैं ऐसा, और मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका एकदम 0 लेवल नहीं मालूम होता है, और 0 से नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक क्लियर करके नहीं चलेंगे। तो अधिकतर मैंने देखा है कि मॉलिक्यूलर बेसिस वीक हो जाता है। कई लोग, जैसे मैं पिछले साल तक नहीं पढ़ाता था, तो अधिकतर लोगों का ये रहता था कि ये सर हमको दिक्कत होती है करके, कि ये टॉपिक में छोड़ देता था क्योंकि कोई दूसरे टीचर लेते थे। तो मैं जबरदस्ती इंटरफेयर, ऐसे कूदना मेरे आदत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसको मैं पढ़ाता ही था, जिसको डाउट होता था मैं बता देता था। चलो, तो एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने ये देखा कि भैया ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कुछ भी हो सकता है। उस समय तक ये सोचते थे कि वो प्रोटीन है, तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया में प्रोटीनेज डाला। तो ये प्रोटीनेज क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। समझ आ रहा बात? यस। अगर बैक्टीरिया में प्रोटीनेज डालेंगे तो ऐसा ट्रांसफर होगा क्या, होगा? हाँ होगा। तो इससे क्या समझ आया कि प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, नहीं जा रहा है। अगर प्रोटीन होता, अगर तो नहीं प्रोटीन होता। ट्रांसफर होता, इधर ध्यान दो, अगर प्रोटीन ट्रांसफर होता तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता और वो प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ तो ट्रांसफर हो गया। वही एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पूरा रिपीट किया जा रहा है दूसरे फॉर्म में। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं? अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर बाद में बोलना ये क्या है वो क्या है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, देख लो, अच्छे से सोच लो, किसी को डाउट है तो पूछो। चलिए, क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। बॉबी, रुचिता, यस नासिर, सर। साक्षी, सो रही हो बेटा? यस सर, साक्षी, क्लियर है। हाँ, श्रेया, श्रद्धा, यस सर। वेनु, याशिका, क्या बताना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को? जोड़ पा रहे हो आप लोग? ग्रिफिथ ने ये बताया, बाकी लोग सोचे कि प्रोटीन होगा जो ट्रांसफर हो रहा है, फिर ये तीनों महाशय ने क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया इनके साथ में, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनएस डाला। आरएनएस, व्हाट इज आरएनएस? आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर हम डालेंगे तो अगर जो ट्रांसफर हो रहा है, जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, वो अगर आरएनए हुआ तो वो आरएनए को तो ये डाइजेस्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अभी भी ट्रांसफर हुआ। इसका क्या मतलब है कि आरएनए भी नहीं ट्रांसफर हुआ,
ठीक है। फिर इन्होंने इसी बैक्टीरिया में, ये जो कल्चर है ना, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसी कल्चर में फिर इन्होंने क्या डाला, क्या डाला, डीएनए डाला। डीएनए क्या होता है, डीएनए डाइजेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या डाला, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो जो ट्रांसफर हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर अब नहीं हुआ। क्यों? जो ट्रांसफर हो रहा है उसको तो डाइजेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ आ रहा है बात? आर स्ट्रेन जो था हम लोगों ने देखा ना, एस स्ट्रेन बन गया। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन जो रहता है उसका जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो रहा था। याद आ रहा है आप लोगों को, है ना? ये आर स्ट्रेन है बेटा, आर स्ट्रेन, और ये एस स्ट्रेन है। याद आ रहा है? हिट किल्ड एस स्ट्रेन। तो इसका क्या जा रहा था, डीएनए जा रहा था यहाँ। ये आर स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल है ना? तो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में चला गया। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या था, अगर ये डीएनए डालेंगे तो ये डीएनए क्या करेगा, इस डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो ये कभी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इस कल्चर में। ये एक कल्चर है जहाँ पर बैक्टीरिया ट्रांसफर करे जेनेटिक मटेरियल को। समझ आ रहा बात? तो डीएनए डाले और ये नहीं हुआ, आर स्ट्रेन फिर एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इस एस स्ट्रेन का डीएनए आर स्ट्रेन में नहीं आया, तो ये एस सच आर स्ट्रेन ही बना रहा। इस डीएनए के डालने के बाद ये पता चला कि भैया डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? यस सर। इसको कंफर्म करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू बताऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इतना समझ आ गया बेटा? जी सर। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रिफिथ का देख लिया ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसका जो एक्सपेरिमेंट है कि भैया वो मे बी प्रोटीन हो सकता है, मानता था ये, और बहुत सारे साइंटिस्ट, यही नहीं थे, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे में या फिर एक से दूसरे में कैसे जाता है, तो वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल। तो ये लोग समझते थे प्रोटीन है, मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो इसका जो कंफ्यूजन था उसको किसने क्लियर किया कि ये क्या जा रहा है, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। ठीक है, कैसे किया, एंजाइम की मदद से। कैसे किया, एंजाइम की। ये पूछता है कि एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से वेरीफाई किया। किस तरीके से वेरीफाई किया, तो एंजाइम्स के मदद से। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, चलिए उसके बाद उसके बाद अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये मानना चालू कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो इसको और प्रूव करने के लिए बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने अपने तरीके से। तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे, इसको मैं हटा रहा हूं, वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और सीधा सीधा प्रूफ कर दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हटा दूं इसको? चलो। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पर ग्रिफिथ के बाद हम लोगों ने एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, है ना, इसका एक्सपेरिमेंट जो रहता है वो प्रोटीन के बेस पर था, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम के बेसिस पर था। ठीक है, इसने बता दिया कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। फिर दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से दो साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेस। ठीक है, हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस। ठीक है, ईयर भी पूछता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, वैसे ये भी एक्सपेरिमेंट ही है। चलिए, अब वो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाने से बेटर है 5 मिनट में हम इसको स्क्रीनशॉट के तरीके से देखते हैं।
ये आपके एनसीईआरटी में भी बेटा, अगर यहाँ नहीं समझ आएगा तो एनसीईआरटी में देख लो अपने, ठीक है। तो हर्शे एंड चेस ने क्या किया, ध्यान से समझना, उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अपन देखते हैं कि फॉस्फोरस जो रहता है वो डीएनए में होता है, मालूम है आपको? यस सर। अभी हम लोगों ने डीएनए में फॉस्फोरस देखा, ठीक है। प्रोटीन में आपको सल्फर मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज पहले ध्यान से समझना, डीएनए में हमको फॉस्फोरस मिलेगा, प्रोटीन में हमको सल्फर मिलेगा। क्लियर है सबको? यहाँ दो चीज क्लियर है? yes, उसके बाद आते हैं कि अगर डीएनए होगा तो फॉस्फोरस, प्रोटीन होगा तो सल्फर, ये दो चीज हम लोगों ने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरियोफेज लेंगे जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि अपना जेनेटिक मटेरियल व्हाटएवर जो भी हो सकता है, आरएनए, प्रोटीन या डीएनए जो भी हो सकता है, ठीक है, आरएनए, प्रोटीन या डीएनए जो भी हो सकता है, वो उसको क्या करता है बेटा, इधर देख रहे हो, खाली कर रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल को डाल रहा है, ये है ना, ये नॉर्मल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, है ना। तो यहाँ पर उसने रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला एक वायरस लिया बैक्टीरियोफेज, और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला दूसरा वायरस लिया। इन दोनों वायरस को, ये दोनों अलग अलग हैं, एक रेडियो एक्टिव सल्फर है, समझ आ रहा बात, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला लेबल्ड वायरस है, ठीक है। इन दोनों को बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिया गया। अब ध्यान से देखते जाना जो डायग्राम बता रहा हूँ। तो ये अटैच होगा, तो मुझे बताओ वायरस में प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? मैंने आपको ये बताया है, कोट में। वायरस उसका जो, हाँ, उसका जो बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। भाई एचआईवी वायरस के समय मैंने बताया था कि वायरस का जो आउटर कोट होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और अंदर में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए, आरएनए दोनों में से कोई सा भी। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, इसमें प्रोटीन आउटर होगा और जेनेटिक मटेरियल अंदर होगा, ठीक। तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो सीधी सी बात है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही सेल के अंदर जाता है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी से देखते आ रहे हैं, जेनेटिक्स से देखते आ रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा, ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ब्लेंडिंग करेंगे। ये इन्फेक्शन कॉज करा है, ये पहला स्टेज इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है, बताओ भाई रुचिता। अपना वो जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल के। भाई कोई भी वायरस किसी भी सेल को, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन का सेल हो या प्लांट का सेल हो, कोई भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट या इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल डाल के। बट इन लोगों को तो नहीं मालूम है ना वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, समझ आ रहा है बात? ये उनको नहीं मालूम है। सर एक बात पूछूं? हाँ, इसको पूरा बताने दो, ठीक है। इसको पूरा इन्फेक्शन कॉज होने के बाद ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, इसका जो प्रोटीन है जो इससे चिपका हुआ है, ब्लेंडिंग समझते हो? जैसे आप लोग ब्लेंड करते हो ना बेटा, कोई चीज को मिक्सी में डाल के घुमाते हो, ठीक है, तो उससे चीजें सेपरेट हो जाती हैं, है ना। तो वैसे ही ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे जो भी प्रोटीन कोट है वो हट जाएगा, वायरस हट गया। अब ये बैक्टीरिया प्योरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और बैक्टीरिया को अलग करेंगे और ये जो वायरस का प्रोटीन कोड है इसको अलग करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि बैक्टीरिया को अलग करेंगे और ये जो हमारा प्रोटीन कोट वाला जो वायरस है इसको अलग करेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे। अलग अलग कर लिए, दो अलग अलग ट्यूब में कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब जो आखिरी का जो था वो मैं आपको बताता हूं कि ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये एक दूसरा ट्यूब है ना। एक टेस्ट ट्यूब अपन ले लेते हैं, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम क्या लेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये फर्स्ट इसका और ये सेकंड इसका, फर्स्ट इसका और सेकंड इसका। तो लेफ्ट साइड वाले में हम लोगों ने क्या रखा था, रेडियो एक्टिव क्या था, सल्फर था या सल्फर सल्फर था, ठीक है।
और यहाँ पर क्या रखे थे राइट साइड में हम लोगों ने? फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होता है डीएनए में, सल्फर होता है प्रोटीन में। प्रोटीन में। ठीक है, अब हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन करके क्या किया, यहाँ पर ये जो प्रोटीन कोट है वायरस का, और यहाँ पर बैक्टीरिया जिसमें जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। ठीक, प्रोटीन कोट है वायरस का और जेनेटिक मटेरियल वाला बैक्टीरिया है यहाँ पर। ये हो गया, क्लियर है? तो जब हम इसको एक्सपोज करेंगे लाइट से, रेडियोल्यूसेंट लाइट से जब हम इसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा टेस्ट ट्यूब ग्लो करेगा? मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। देखो बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जब हम लाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो ग्लो करता है। रेडियो एक्टिव लाइट, रेडियो लुसेंट लाइट से जब हम एक्सपोज करते हैं तो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्लो करता है। तो अब हम इस पे लाइट डाल रहे हैं, तो जहां जहां रेडियो एक्टिव होगा एलिमेंट वहां वहां वो ग्लो करेगा, जलेगा। ठीक है, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बताओ भाई, वेनु, वेनु बताएगी कि यहाँ पर पहला या दूसरा कौन ग्लो करेगा? कौन ग्लो करेगा? वेनु। यहाँ पर पहला या दूसरा कौन ग्लो करेगा? सर जो प्रोटीन कोट वाला है वो। नहीं बेटा, पहला या दूसरा, आप ये बताओ। प्रोटीन कोट तो इसमें भी है, बैक्टीरिया में भी पहला है। वाला। पहला वाला ग्लो करेगा। ठीक है, फिर मैं जिससे पूछ, याशिका, यहाँ पर कौन ग्लो करेगा? पहला या दूसरा? याशिका। चलो, उर्वशी, उर्वशी सेकंड है, सेकंड वाला ग्लो करेगा। फिर मैं पूछूंगा नासिर से कि सेकंड वाला ग्लो क्यों कर रहा है वहां पर, यहाँ ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? सर क्योंकि वो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड है। रेडियो एक्टिव क्या है? डिटेक्टेड है। नहीं समझ आ रहा है। बताओ भाई, संस्कार, ये सेकंड वाला क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। तो फास्फोरस किस में है? फॉस्फेट है ना डीएनए में। डीएनए में। तो ये जो डीएनए है वो किसका है? ये बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज वायरस का है। ठीक है, ऐसा मैं बना देता हूँ, ये ऐसा। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि फास्फोरस जो रहता है वो डीएनए में रहेगा, इसीलिए जो फास्फोरस वाला जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, वही बस ग्लो करेगा। और यहाँ पर कौन ग्लो करेगा? प्रोटीन का कोट ग्लो करेगा, और यहाँ पर बैक्टीरिया में कोई भी ग्लो नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेडियो एक्टिव था वो ग्लो कर रहा है यहाँ पर प्रोटीन कोट ग्लो कर रहा है ये वाला, और यहाँ पर बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन ट्रांसफर हो रहा है? प्रोटीन कोड ट्रांसफर हो रहा है या फिर जेनेटिक मटेरियल? तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफेज लिए ये डीएनए वाला लिए थे, है ना, आरएनए वाला नहीं लिए थे। समझ आ रहा बात? आरएनए वाला लेते तो फिर कंफ्यूज हो जाते, है ना, आरएनए वाला लेते तो कंफ्यूज हो जाते। तो उनका क्या बेसिस बनता फिर? आरएनए इज अ मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो यहाँ पर कौन सा वायरस लिए भैया, कौन सा बैक्टीरिया? ये डीएनए वाला बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो सर ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है? ब्लेंडिंग में बेटा उसको मिक्स कर रहे हैं पूरा, मतलब इतना जोर से उसको घुमा रहे हैं कि वो दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, ब्लेंडिंग एक अलग मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक अलग मशीन से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सब अरेंज हो जाता है। जैसे गोल गोल घुमाते हैं ना, देखना कभी लैब में जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, उसमें जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग
जो टेस्ट ट्यूब होता है ना उसमें सारी चीजें अरेंज हो जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन उसको बोलते हैं। ब्लेंडिंग होती है जो उसको पूरा एक दूसरे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है, बैक्टीरिया के जो भी सरफेस पे जो भी चीजें चिपकी हुई होंगी वो सब सेपरेट हो जाएगी। क्योंकि बैक्टीरियोफेज पहले क्या होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज पहले क्या करता है, आके अटैच होगा अपना पूरा पैर जमा देगा उसके ऊपर, है ना, ऐसा। तो इसको अलग करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया से अलग करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है। देन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करके सबको डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ये क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। और किसी को कुछ है, किसी को कुछ परेशानी, कुछ डाउट है, बताओ। सर टेस्ट में डाउट है। टेस्ट में डाउट है, बताओ। चलो ठीक सर है। आंसर कुछ गलत था क्या हाँ, टेस्ट गलत में? आंसर है, हाँ, आप सर। लोगों ने भेजा ना आंसर गलत गलत है, 2-3 आंसर सर गलत। हाँ बोलो। सर हमारे एक डीएनए में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है ना? हैं? सर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं ना हमारे एक डीएनए में? नहीं बेटा, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है ना उसमें एक हिस्टोन है, ये ऑक्टामर है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ये 8 हिस्टोन है, ठीक है। इधर देखते जाओ, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। इसमें आपका ऐसा, इसमें आपका ऐसा, इसमें आपका ऐसा, ये डीएनए है बेटा, समझ आ रहा है? तो ये डीएनए, इधर देखो, फिर से 8 ऑक्टामर वाला हिस्टोन है, ये ऑक्टामर हिस्टोन है, ठीक है। ये फिर से इसमें देखते जाओ ध्यान से, सो मैनी। तो मुझे बताओ कि एक डीएनए में कितना ऑक्टोमर हो सकता है? सर कितने भी हो सकते हैं। बस, समझ गए बेटा? हाँ सर। है ना, ये जो 8 जो बोल रहे हो ना आप, वो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट के साथ में अटैच रहता है। ऐसे हिस्टोन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसी को तो बीडेड ऑन स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलो, और किसी को डाउट है तो बताओ। और क्वेश्चंस आप लोगों के जो है ना, जो जो मेरे को भेजे हो आप लोग, एक आध बताओ मेरे को। चलो एक आध कुछ देख लेते हैं, मैं उसी में देख लेता हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं है? 11th। सर तो उसमें करेक्शन कर दीजिएगा ना। करेक्शन कर दूंगा अभी, मैं अभी कर दूंगा, है ना, करेक्शन कर दूंगा। करेक्शन कर दूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस है, मैं 2 मिनट में उसको बता देता हूँ।
आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ चलो बोर्ड नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 11। यस सर। 11 है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं है सर। और कौन सा सलाइवरी क्वेश्चन? ग्लैंड में रहता है ना? हाँ बेटा, सलाइवा में रहेगा उसके इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस में। सलाइवरी ग्लैंड में नहीं? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा में ही होता है बेटा। सलाइवरी ग्लैंड से ठीक, सलाइवा में ही आगे प्रेजेंट फिर होगा। आगे। सलाइवरी ग्लैंड में कहाँ पर रहेगा? सलाइवा में प्रेजेंट रहेगा, है ना, जो फ्लूइड है वहां पर। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 32। 32। हाँ सर, शायद गलत है। वो आंसर तो क्वेश्चन 32 हाँ, ये आंसर गलत है इसका, इसको करेक्शन क्वेश्चन करना पड़ेगा। पैसिव होगा। 76। हाँ, पैसिव इम्यूनिटी। और 76। क्वेश्चन 38 एक मिनट रुको। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही।